सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA खनक रोहिला एंड आज हम पढ़ेंगे हमारा एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंटेंसेस। अब देखो, अगर मैं बोर्ड पर कुछ वर्ड लिखती हूँ, तो देखो मैंने बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आई, प्ले, ईट, रोज, एप्पल एंड डेली। ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं बोर्ड पे, जिसका मतलब है खेलना, खाना, गुलाब, एप्पल और कोई काम रोज करना, मतलब डेली। अब ये वर्ड्स को क्या करती हूँ, मैं चूज करके एक सेंटेंस लिख देती हूँ। आई ईट एन एप्पल डेली। तो देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने वर्ड्स को चूज करके एक प्रॉपर सेंटेंस लिख दिया। तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप कर दिया, एक लाइन में लिख दिया और इसकी क्या बन रही है, एक कंप्लीट सेंस बन रही है। जो मैंने लाइन लिखी उस लाइन की कंप्लीट सेंस बन रही है ये वर्ड्स से, जैसे आई प्ले ईट रोज एप्पल एंड डेली। और उसमें से मैंने क्या किया, कुछ वर्ड्स लेकर के एक अपनी पूरी सेंटेंस बना दिया, आई ईट एन एप्पल डेली, और इस सेंटेंस का एक मीनिंग भी बन रहा है। तो सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मतलब बनता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। की ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिसकी कोई सेंस बनती है, जिसकी कोई कंप्लीट सेंस बननी चाहिए। अब देखो, आप सेंटेंसेस कब कब यूज कर सकते हैं। एक तो हम जब यूज करेंगे जब मुझे कोई बात कहनी है, कोई चीज डिक्लेयर करनी है कि कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, कल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम फास्ट ट्रैक मैराथन देख रहे हैं। जब मुझे कोई स्टेटमेंट या कोई चीज डिक्लेयर करनी है, मतलब आपको कोई चीज बतानी है, तब मैं कैसे यूज करूंगी, कैसे वो लाइन बताऊंगी, तो मैं कोई सेंटेंस बोलकर आपको कोई चीज बतानी होगी या कोई चीज डिक्लेयर करनी होगी, तब मैं एक सेंटेंस को बोलूंगी। अब मान लो मुझे आपसे कोई चीज पूछनी है, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तब भी मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाकर आपसे बात पूछनी पड़ेगी। कल आप क्यों नहीं आए थे क्लास में, कल आप क्लास में क्यों नहीं आए थे, या फिर मैं ऐसे पूछूं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तुम देखो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए भी मुझे सेंटेंस बोलने की जरूरत है। चाहे मुझे कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है या मतलब कोई सिंपल लाइन बोलनी है, आपको कोई बात बोलनी है, तब मुझे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर मुझे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछना है, तब भी मुझे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं तुम्हें कोई कमांड दूं कि गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, तो देखो मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया, एक कमांड दी, तो भी मुझे क्या है, एक सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ी। मैंने बोलकर ही तो आपको बताया कि मेरी क्लास से बाहर चले जाओ या मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। तो देखो, हमें चाहे वही सिंपल स्टेटमेंट बोलनी हो, क्वेश्चन बोलना हो, या फिर कोई कमांड देनी हो, या फिर मैं वो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मुझे बताना था कि कितनी ज्यादा मैं हैरान होगी कि कितनी सुंदर तुमने ड्रेस पहनी है, मेक एन एक्सक्लेमेशन, मतलब हम किसी सडन फीलिंग को फील कर रहे हैं, हमें कोई अपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिखाने हैं, हम एकदम से किसी चीज को देखकर शॉक हो गए या एकदम से किसी चीज को देखकर खुश हो गए, सडन जो हमारे अंदर फीलिंग आई या जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे उसको दिखाना है, तब भी हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो देखो, वेरियस पर्पस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के वेरियस पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। सेंटेंस हमें कब कब बोलना पड़ता है, जब हमें कोई स्टेटमेंट देनी है, जैसे द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट इट्स स्टेक इन एयर इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो जो अपना स्टेक था एयर इंडिया में से वो वापस ले रही है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले रही है। तो देखो, ये एक स्टेटमेंट थी, सिर्फ एक डिक्लेयर हमें कोई बात करनी थी, तब हमने क्या यूज किया, तब हमने सेंटेंस यूज किया।
Would this step enable them to turn this PSU around? क्या ये स्टेप ले रहे हैं, क्या वो उनकी मदद करेगा ये जो PSU पावर सप्लाई यूनिट है इसको ठीक करने में या इसका मैनेज करने में? क्या ये आपका स्टेप हेल्प करेगा? तो ये एक क्वेश्चन है कि वुड दिस स्टेप, क्या ये स्टेप हेल्प करेगा आपको PSU चलाने में या PSU को मैनेज करने में? क्या ये स्टेप आपकी हेल्प करेगा? तो ये एक क्वेश्चन है, तब भी हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट को यूज किया। ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ ऑनरशिप, क्या करो, ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ ऑनरशिप। जैसे कि आजकल प्रोटेस्ट चलता है, आप न्यूज पे देखते हैं प्रोटेस्ट चल रहा होता है, तो वो कहते हैं ना कि सरकार को बदलो, हमें इस्तीफा चाहिए। वो एक कमांड दे रहे हैं। वो जब एक कमांड देते हैं तब भी एक प्रॉपर सेंटेंस को यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मेक एन एक्सक्लेमेशन व्हाट अ वे टू ब्रिज द फिस्कल डेफिसिट। मतलब जो थी कि खर्चा ज्यादा होता है देश के अंदर और जो कमाई है देश के अंदर वो कम हो रही है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को भरने का, उस डिफरेंस को पूरा करने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है गवर्नमेंट ने, कि जो हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा था और सरकार अपनी जो इंडिया की इनकम थी वो कम थी, पर इंडिया का खर्चा ज्यादा था, उस गैप को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। और उसको सरकार ने कितने अच्छे तरीके से भरने की कोशिश की, कितना अच्छा वे निकाला उसको सही करने का। तो ये लड़की बहुत ज्यादा उस चीज को देखकर एक्साइटेड है। तो ये जब वो एक एक्सक्लेमेशन बना रही है, अपना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रही है, तब भी वो एक सेंटेंस को यूज करती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ये अगर आपके एग्जाम में आए तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। फिर हम सेंटेंस कब कब यूज कर सकते हैं, जब हमें कोई स्टेटमेंट देनी हो, कमांड देनी हो, क्वेश्चन पूछना हो, या फिर एक्सक्लेमेशन, कोई चीज की हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी हो। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अब देखिए, आई ईट एन एप्पल डेली, आई ईट एन एप्पल डेली के भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कैसे हैं, एक तो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब वो चीज जिसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई क्या हुआ, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आई क्या हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जो बाकी की लाइन है, ईट एन एप्पल डेली, और ये जो बाकी की लाइन है ईट एन एप्पल डेली, ये क्या कर रही है, बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, रोज एक एप्पल खाती हूँ। तो देखो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिस पर्सन के या जिस थिंग के बारे में बात हो रही होती है, जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में बात हो रही होती है वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो बाकी की सेंटेंस बच जाता है, रिमेनिंग सेंटेंस जो बता रहा है या जो मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हो सकते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट विच नेम्स द थिंग और पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट। की सेंटेंस का वो वाला पार्ट जो हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस का वो वाला पार्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, वो वाला पार्ट जो नाम देता है उस पर्सन को या उस चीज को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो आई, तो मेरे बारे में बात हो रही थी, आई मेरे बारे में बात हो रही, तो आई क्या था, हमारा सब्जेक्ट था। फिर बात क्या हो रही थी, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, जिसका नाम है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो आखिर बात क्या है, क्या बात है, तो वो चीज किस में आती है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अब एग्जांपल देखो, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो कौन सा पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में बात हो रही है, तो डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात
बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और जो बात हो रही होती है, जो पार्ट विच टेल समथिंग, जो पार्ट हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ भी बताता है सब्जेक्ट के बारे में, उस पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है सब्जेक्ट और एक हो सकता है प्रेडिकेट। ठीक है, आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है फ्रेजेस। नेक्स्ट क्या है? फ्रेजेस। अगर मैं बोर्ड पर लिख दूं, अगर मैं बोर्ड पर लिख देती हूं ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मैंने लिख दिया ऑन द ग्राउंड। अब क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या? ये तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हमें नहीं समझ आ रहा कि ग्राउंड के ऊपर क्या। ये क्या सेंटेंस पूरा कंप्लीट बन रहा है? क्या ये सेंटेंस आपको पूरा कोई मीनिंग दे रहा है कि ऑन द ग्राउंड तो कुछ भी हो सकता है ना? हमें तो एक नहीं समझ आया कि अगर मैं क्लास में आऊं और मैं एकदम से बोल दूं ऑन द ग्राउंड, आप लोग देखने लग जाओगे कि क्या क्या हो गया ग्राउंड के ऊपर, आपको नहीं समझ आएगा। या मैं लिख दूं इन द मॉर्निंग, अगर मैं लिख दूं इन द मॉर्निंग, या मैं क्लास में आकर एकदम से सिर्फ बोल दूं इन द मॉर्निंग, तो आपको समझ आएगा कि इन द मॉर्निंग क्या, दिन में क्या हुआ था, आपको नहीं समझ आएगा। तो ऑन द ग्राउंड, इन द मॉर्निंग, जो ऐसे वर्ड्स हैं, क्या ये इन द मॉर्निंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं। क्या ये गलत लिखा गया है? नहीं। बट ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा अपने आप में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना पाते, ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रेजेस बोलते हैं। तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर ना तो कोई वर्ब है, मतलब ना तो उसके अंदर कोई काम हो रहा है, और नॉर मेक एनी सेंस बाय इटसेल्फ, ना तो उसके अंदर कोई काम हो रहा है, ना वो अपने आप में कोई सेंस बनाते हैं। ना तो उनके अंदर कोई काम हो रहा होता है और ना ही वो अपने आप में कोई सेंस बनाते हैं। जैसे हमने देखा था इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग में हमें नहीं पता था कि मॉर्निंग के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता था कि मॉर्निंग के अंदर क्या हो रहा है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा था। साथ ही साथ उसके अंदर कोई वर्ब भी नहीं थी, कोई वर्ब भी नहीं थी। अब देखो वर्ब क्या होता है, अगर मान लो कोई काम मैं इसके साथ लगा दूं, अगर मैं लिख देती रनिंग इन द मॉर्निंग, तो आपको समझ आ रहा ना, दिन में वो भाग रहा था, रनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो आपको ये तो एक कंप्लीट सेंस बन गया। बट ये कंप्लीट सेंस कब नहीं बनता? जब इसके अंदर कोई वर्ब ही नहीं है, ना ये अपने आप में कोई सेंटेंस बना रहा है। इन द मॉर्निंग में कोई भी वर्ब नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा, कोई चीज से हमें स्टेट का नहीं पता चल रहा, और ना ही इसके अंदर कोई कंप्लीट सेंस बन रही है। ठीक है, ईटिंग इन द मॉर्निंग, तो आपको पता है कि हाँ वो खाना खाता है, ही ईट्स इन द मॉर्निंग, तो ये कंप्लीट सेंस है। पर इन द मॉर्निंग अपने आप में ना तो इसमें वर्ड में कोई वर्ब है, और ना ही ये अपने आप में कोई सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, अब ऑन द टेबल, इन द ग्राउंड, इन द मॉर्निंग, ये सारी चीजें अपने आप में जो सेंस नहीं बनाती, कंप्लीट सेंस नहीं बनाती, और ना ही इसके अंदर कोई वर्ब होती है, ना ही इसके अंदर कोई वर्ब होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या हो गए? ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। वर्ब हमने पढ़ा था कि जो वर्ब क्या होते हैं? वो वाले वर्ड जो काम बताते हैं कि काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, या काम हमारे ऊपर हो रहा है, या फिर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे सूप ठंडा हो गया है, वो पर्सन मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, तो मेरी स्टेट पता चल रही है, या फिर मैं कह रही हूँ आई एम राइटिंग, आई एम रनिंग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है, काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो ना तो इसमें कोई वर्ब होती है, और ना ही अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस बनाता है।
तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं। अब नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी हमारे पिछले मैराथन में क्लियर कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो वो आप देख सकते हैं वो वाली क्लासेस। और नाउन क्या है, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की जो क्वालिटी बताते हैं कि गुड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। और एडवर्ब क्या होते हैं कि भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, फास्ट, तो वो क्या हो गया, फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हमारा जो फ्रेज है वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब इसे आप समझना शुरू करें। नाउन फ्रेज मतलब, नाउन फ्रेज क्या करता है, वो नाउन का ही काम करता है, नाउन का ही काम करता है, मतलब किसी चीज का नेम। अब देखो, माई डीमेट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, मेरा डीमेट अकाउंट बंद हो चुका है। माई डीमेट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड के अंदर माई डीमेट अकाउंट क्या है, इस सेंटेंस के अंदर माई डीमेट अकाउंट, माई डीमेट अकाउंट क्या है, नाउन फ्रेज, मेरा डीमेट अकाउंट, उसमें क्या, तो ये क्या है, डीमेट अकाउंट तो एक नाउन है, तो माई डीमेट अकाउंट क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, इन अ वेरी रूड मैनर, देखो ही और आंसर्ड। अब देखो ही आंसर्ड तो बन रहा है ना, उसने जवाब दिया। आंसर्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ब यूज हो रही है कि हाँ वो कुछ कर रहा है ना, उसने आंसर दिया। अब ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, तो देखो ही आंसर्ड तो ठीक है, बट इन अ वेरी रूड मैनर अगर आके बोले इन अ वेरी रूड मैनर तो आपको नहीं समझ आएगा ना किस बारे में बात हो रही है। ये अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, ना ही इसके अंदर कोई वर्ब यूज हो रही है। तो इन अ रूड मैनर क्या हो गया, ये क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। ये तो एडवर्ब हो गया ना कि उसने आंसर दिया इन अ वेरी रूड मैनर, तो हमें पता चल गया वेरी रूड मैनर तो एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या करते हैं, एडवर्ब का ही काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, हमें हमारे नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। राज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब इसमें ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या है, अब इसमें ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या है, एक फ्रेज है। ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या है, एक फ्रेज है। ऑफ ग्रेट डिस्क्राइब्स द नाउन, क्योंकि वो एक नाउन को, राज के बारे में बता रही है। अब जो आगे का सेंटेंस है राज इज द मैन, जो आगे का सेंटेंस है राज इज द मैन, वो तो फ्रेज नहीं है। क्यों, क्योंकि राज इज अ मैन, राज एक लड़का है, ये तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। इसके अंदर एक वर्ब भी है, तो वर्ब किसके अंदर नहीं है, ऑफ ग्रेट वेल्थ। ऑफ ग्रेट वेल्थ अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा, इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। और देखो ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन, काम ये वही करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज हो चाहे एडवर्ब फ्रेज हो चाहे चाहे नाउन फ्रेज हो, ये वही काम करेंगे जो नाउन फ्रेज क्या करेगा, नाउन का काम करेगा, डज द वर्क ऑफ नाउन। और एडवर्ब फ्रेज क्या करेगा, वर्ब का, एडजेक्टिव का और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। नाउन क्या करता है, नेम, किसी चीज का नेम बताता है, तो नाउन फ्रेज भी वही काम करेगा। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो नाउन एडजेक्टिव फ्रेज भी वही काम करेगा। एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, तो एडवर्ब फ्रेज भी वही करेंगे। अब देखो ऑफ ग्रेट वेल्थ अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा, इन अ वेरी रूड मैनर अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा, और माई डीमेट अकाउंट अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा। तो ये सब चीजें क्या हो गई, तो ये सब हो गए हमारे फ्रेजेस, ये सब हो गए हमारे एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब फ्रेजेस। आई होप आपको अब तक जो हमने पढ़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, द बजट अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जिस थिंग या जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब किसके बारे में बात हो रही है, द बजट के बारे में बात हो रही है, तो द बजट क्या हो गया, द बजट हो गया हमारा एक सब्जेक्ट। अब देखो
अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, अफेक्ट कर रहा है, कोई काम हो रहा है ना, ये अफेक्ट कर रहा है, तो अफेक्ट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। अब किसको अफेक्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट को कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टॉक मार्केट को कर रहा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको समझ आया। एक बेसिक सेंटेंस में तीन टाइप के चीजें यूज होती है, एक होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, मतलब कोई काम आता है, और फिर लास्ट में किसके बारे में क्या बात हो रही है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। समझ आया? आई होप आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। एक सेंटेंस कितने टाइप का हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सेंटेंस तीन टाइप का हो सकता है, एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक क्या होता है, एक होता है सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड देयर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको समझिए। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक तो वर्ब होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। अब देखो, आपको क्लोज के बारे में नहीं पता, सबसे पहले हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या हुआ कि एक ये क्या है, एक कंप्लीट लाइन का एक पार्ट है, एक कंप्लीट लाइन का एक पार्ट है, बट इसके पास खुद का एक सब्जेक्ट भी है और खुद का एक प्रेडिकेट भी है, खुद का एक सब्जेक्ट भी है और खुद का एक प्रेडिकेट भी है। अगर मैं बोर्ड पर लिखूं, इट वॉज रेनिंग, तो देखो, अब इसमें देखो, इट किसके बारे में बात हो रही है, एक इट के बारे में बात हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और वॉज रेनिंग क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। या फिर मैं बोर्ड पर लिख दूं, व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड द मीटिंग। अब देखो, ये एक कंप्लीट लाइन है, इसमें व्हेन ही अराइव्ड को अगर हम देखें, ये एक पार्ट है सेंटेंस का। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, जब वो आया तब हमने मीटिंग को स्टार्ट कर दिया, जब वो आया तब हमने मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। ये हमारी एक कंप्लीट लाइन थी, ये हमारी एक कंप्लीट लाइन थी। और इसके अंदर अगर हम व्हेन वी अराइव्ड वर्ड देखें, तो व्हेन वी अराइव्ड वर्ड के अंदर वर्ब भी आ रही है, व्हेन वी अराइव्ड के अंदर सब्जेक्ट भी है, क्या है, सब्जेक्ट है वी, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में। जब हम आए तब हमने मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, किसके बारे में बात हो रही थी, हमारे बारे में। तो वी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और अराइव्ड क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। अराइव्ड क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया कि जब हम आए। ये क्या हुए, हमारे बारे में क्या बात हो रही है कि जब हम अराइव हुए, जब हम आए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट वॉज रेनिंग, अगर इसमें छोटा सा सेंटेंस है, बट इसमें अपना एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। और कंप्लीट लाइन अगर ये थी, व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड द मीटिंग, इसमें ही व्हेन वी अराइव्ड में ही एक तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, अराइव्ड मतलब प्रेडिकेट भी है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, तो ये क्या बन गया, एक क्लोज बन गया। मतलब एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट भी है और अपना एक प्रेडिकेट भी है।
ठीक है, आई होप आपको क्लोज क्या होते हैं वो समझ आ रहा होगा। देखो सब क्लोज क्या है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड, एक पूरा सेंटेंस का कुछ ऐसा हिस्सा जो हैज उसके जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है और अपना एक प्रेडिकेट भी है, जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है और अपना एक प्रेडिकेट भी है। ये पूरी लाइन थी, लाइन का एक ऐसा हिस्सा जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोज। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। ठीक है, अब क्लोज भी आगे फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज कौन से होते हैं, कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंस, कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंस। और इधर जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, उनको किसी चीज की जरूरत होती है, एक आगे फर्दर मेन क्लोज की जरूरत होती है ताकि वो एक कंप्लीट सेंस बना सकें। तो देखिए अब हमने क्लोज पढ़ लिया कि क्लोज क्या है, क्लोज है कि जो सब सेंटेंस का जो पार्ट जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब हम देखेंगे कि क्लोज की फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एक होता है मेन क्लोज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, या तो प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। तो एक तो मेन क्लोज हो गया, एंड नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। भी बोलते हैं। अब इनमें फर्क क्या है बेटे, क्लोज होगा तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा ही होगा, क्लोज है तो मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है। तो मैम मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये देखो जो मेन क्लोज होते हैं वो क्या करते हैं, कैन मेक कंप्लीट सेंस अलोन, मतलब वो खुद ही कंप्लीट एक सेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं शी, एग्जाम्पल शी completed the work, क्या हुआ, उस लड़की ने काम कंप्लीट कर दिया। तुम्हें समझ आया ना कि ये काम किसने कंप्लीट किया, उस लड़की ने काम कंप्लीट कर दिया। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है, और ये लाइन कंप्लीट लाइन बन रही है कि जब उस लड़की ने काम कंप्लीट किया। ठीक है, यही अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं, कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेले नहीं खड़े रह सकते, वो अकेले कोई सेंस नहीं बना सकते, एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। जैसे कि अगर मैं लिख दूं when she completed the work, जब उसने काम कंप्लीट किया, जब उसने काम कंप्लीट किया। अब देखो अपने आप में सेंस बन रही है। जब मैं अगर मैं क्लास में आके बोलूं कि उसने काम कंप्लीट कर दिया, तुम कहोगे ठीक है हमें बात समझ आ गई, पर अगर मैं क्लास में आके बोलूं जब उसने काम कंप्लीट किया, जब उसने काम कंप्लीट कर दिया,
तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या किस बारे में बात हो रही है। जब उसने काम कंप्लीट कर दिया तो क्या ये क्या अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे हैं? क्या ये पूरी लाइन खत्म हो गई कि जब उसने काम कंप्लीट किया तो हमें नहीं पता है, जब उसने काम कंप्लीट किया तो उससे कुछ गलती हो गई, जब उसने काम कंप्लीट किया तब हम कोचिंग बंद करके घर चले गए, जब उसने काम कंप्लीट किया तब मैंने वो काम चेक कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन शी कंप्लीटेड द वर्क, इसके अंदर देखो शी और कंप्लीटेड द वर्क लाइन सेम है, तो शी हमारा सब्जेक्ट भी है, कंप्लीटेड द वर्क हमारा प्रेडिकेट भी है। तो ये क्लोज तो है ही, बट व्हेन लगने से क्या हुआ? व्हेन लगने से अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, आगे भी हमें एक सस्पेंस क्रिएट हो गया, हम आगे भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या आगे क्या हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लोज भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट अपने आप में एक सेंस बनाते हैं और क्लोज हैं तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है ही, इसके अंदर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, पर ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। नेक्स्ट हम किसकी अब बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे कि वेरियस क्या क्या पार्ट्स हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा, फिर फ्रेज देखा। फ्रेज सेंटेंस का वो वाला हिस्सा जो अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा और ना ही उसके अंदर कोई वर्ब है, ना तो वो अपने आप में कोई सेंस बना रहा और ना ही उसके अंदर कोई वर्ब है। फिर हमने फ्रेजेस देखे। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस वो वाले वर्ड जो अपने आप में कोई सेंस नहीं बनाते। फिर हमने क्लोजेस देखे कि जो लाइन का वो वाला हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं? एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज है मतलब वो अपने आप में सेंस भी बना रहा है, एक सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर एक प्रेडिकेट भी है और एक फिनाइट वर्ब है। अब देखो, दिस करेज वोन हिम ऑनर, उसकी ये हिम्मत ने उसको क्या कहते हैं? इज्जत दिला दी। उसकी ये हिम्मत ने उसको इज्जत दिला दी। तो देखो, दिस करेज क्या हो गया? दिस करेज हमारा सब्जेक्ट हो गया। वोन मतलब जीता, जीता एक काम हो गया, तो ये हमारा एक वर्ब हो गया। हिम ऑनर क्या हो गया? हिम ऑनर हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब भी यूज हो जाएगी और एक प्रेडिकेट भी होगा। तो क्या क्या होगा? ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। वोन क्या हो गया? एक वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया? ये रिमेनिंग हमारा एक प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब तीनों चीज जब आ जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं बोर्ड पर लिख दूं, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। तो देखो, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिंग्स वेल प्रेडिकेट हो गया, सिंग्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इसमें वर्ब भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है और प्रेडिकेट भी आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे सिंपल सेंटेंसेस। क्या याद रखना है? एक तो वर्ब होगी और इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, मतलब सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस क्या करते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस क्या करते हैं? ऐसे इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, अपनी सेंस बना रहे हैं। नाइट केम ऑन, अगर मैंने बोलूं रात आ गई थी तो सेंस बन रही है, हाँ रात आ गई थी। नेक्स्ट, बारिश बहुत तेज आने लगी थी, बारिश बहुत तेज आ रही है या बारिश बहुत तेज पड़ी थी, तो भी ये सेंटेंस बन रहा है। और हम सब कल भीग गए थे, हम सब कल भीग गए थे, ये भी एक अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। नाइट केम ऑन में नाइट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, केम ऑन क्या हो गया? प्रेडिकेट। रेन फेल हैवीली, अगर मैं बोलूँ तो रेन क्या हो गया? बारिश, हमारा सब्जेक्ट। फेल हैवीली क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। फिर है वी ऑल गोट वेरी वेट, हम सारे बहुत भीग गए, हम सारे बहुत भीग गए, ये भी एक अपने आप में लाइन बन रही है। तो हमने क्या किया? इतने सारे इंडिपेंडेंट क्लोजेस को क्या किया? जोड़ दिया। क्या लगा के? एंड लगाकर जोड़ दिया कि जब रात आई और बारिश आने लगी और तो हम सब भीग गए। एंड वी ऑल गॉट वेट, वेरी वेट, कि रात आ गई एंड फिर बारिश भी आने लगी और हम सब भीग भी गए।
अगर नाइट केम ऑन के साथ एंड रेन फेल हैविली सो वी ऑल गॉट वेट, कि बारिश, रात आ गई थी, बारिश भी बहुत तेज आ रही थी इसलिए हम भीग गए। तो चाहे इसमें सो एंड बट कुछ भी लग के जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज मिला दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। अब लास्ट में क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग। इंसान का दिमाग कभी भी काम करना बंद नहीं करता, इंसान का दिमाग कभी भी काम करना बंद नहीं करता। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। फिर अगर मैं बोलूं जब तक हम पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट नहीं करते, तो आप कहोगे हाँ आगे बोलो। जब तक हम पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट नहीं करते, तो ये तो कोई लाइन नहीं बना रहा ना कि जब तक, अनटिल लगाकर हम बोले कि अनटिल वी स्टार्ट स्पीकिंग इन पब्लिक, जब तक हम पब्लिक में बोलना स्टार्ट नहीं करते। तो ये देखो क्या लाइन लिखी गई है, लाइन लिखी गई है ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग। ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, अपने आप में एक बात बन रही थी। Until you stand up to speak in public, अब मैं बोलूं जब तक तुम पब्लिक में खड़े होकर बोलना शुरू नहीं कर देते, तो जब तक, तो ये तो इनकम्प्लीट लाइन है ना, कि इससे पहले क्या, बाद में क्या, तब तक क्या होगा हमें नहीं पता। तो देखो ये पूरी लाइन क्या बनी हुई है कि ह्यूमन ब्रेन कभी भी काम करना बंद नहीं करता अनटिल तुम पब्लिक में बोलना शुरू करो। क्योंकि पब्लिक में बोल के कई बार कैसे हम ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, हम फ्रीज हो जाते हैं। तो देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस के अंदर अनटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज है। इसके अंदर चाहे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, पर खुद से कोई मतलब नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गया? एक हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो गया। पर ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये क्या हो गया? ये एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। और एक ही लाइन में जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आते हैं, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे सिंपल सेंटेंस बनाने का आए, तो आप लिख सकते हैं, एक तो उसमें फिनाइट वर्ब होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। क्या मत लिख सकते हैं? शी सिंग्स वेल, या लिख सकते हैं दिस करेज वॉन हिम ऑनर, एक वर्ब भी डाल दी और इंडिपेंडेंट क्लोज भी डाल दिया। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है? क्लोजेस देखने हैं, बहुत सारे क्लोजेस देखने हैं। जैसे नाइट केम ऑन, रेन फेल हैवीली, वी ऑल गॉट वेट, उनको एंड, बट, सो या कोई भी कंजक्शन लगाकर जोड़ देना है। कॉम्प्लेक्स में क्या करना है? एक सेंटेंस तो डिपेंडेंट होगा और दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा। एक सेंटेंस तो डिपेंडेंट होगा, दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। आप इसकी एक रीडिंग लेंगे एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब ये देखो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जब हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो किस वे में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, शॉर्टर सेंटेंस या फिर लॉन्गर सेंटेंस। हम सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। कैसे लिख सकते हैं? उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा? या तो किसी की हाइट लंबी होगी या किसी की हाइट छोटी होगी, तो या तो लंबा सेंटेंस होगा या फिर कोई छोटा सा सेंटेंस होगा। शॉर्टर सेंटेंस क्या हो गए? शॉर्टर सेंटेंस इजी टू राइट। अब आई एम हैप्पी, कितना इजी था लिखना, कितना इजी था इसको पढ़ना। तो इसको लिखना भी इजी है, सामने वाले को इसको समझना भी इजी है। इसको लिखना भी इजी है, सामने वाले को इसको समझना भी इजी है। अब देखो, थैंक यू फॉर द ऑर्डर। अब लंबी सारी कोई लाइन लिखी होती है, इसकी जगह हमने स्वीट सा लिख दिया, थैंक यू फॉर द ऑर्डर। ये छोटा भी है और सामने वाले को पढ़ने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही। गुड्स विल बी सेंट सून, गुड्स हम जल्दी भेज देंगे। तो ये भी छोटा सेंटेंस है। द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बिल इज इनक्लोज्ड टू, या फिर द पेमेंट मस्ट बी मेड क्लियरली। तो देखो कितनी हमने सिंपल बात कह दी, जो हमें बात कहनी थी हमने कंप्लीट बात भी कह दी, और सेंटेंस भी बहुत सिंपल तरीके से बोला गया। बहुत छोटे वर्ड, थोड़े इस फ्यू वर्ड्स में ही हमने अपनी लाइन जो है कंप्लीट कर दी। सिर्फ फ्यू वर्ड्स यूज करके हमने अपनी लाइन कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट क्या है? लॉन्गर सेंटेंसेस। लॉन्गर सेंटेंसेस क्या? कंपनी लॉ में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, sorry, Companies Act 2013, we want to CSR activities are, CSR activities states that every company should spend 2% of its profit
फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऐसे करके कितना लंबा सेंटेंस होता है, उसके अंदर एंड लगा के सेंटेंस बहुत लंबा कर दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, corporate social responsibility states that every company needs to spend at least 2% of their net profit in average of 3 preceding financial year फॉर द वर्क ऑफ सोसाइटी। ऐसे करके कितना 2-3 सेंटेंस का वर्ड होता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत लंबा सेंटेंस होता है। तो इसलिए लॉन्गर सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब इतना लंबा सेंटेंस, अब मैं बोल भी रही थी तब भी कितनी बार मुझे अड़ना पड़ा, कितनी बार मैं रुक गई, कितनी बार मुझे सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि लंबे सेंटेंस में क्या होता है, उनको बोलते वक्त हमें सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, उसके अंदर ग्रामर की गलतियां भी आती हैं, उसके अंदर ग्रामर की गलती हो जाती है, हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है और लिखते वक्त भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो सच एफर्ट्स एट कंस्ट्रक्टिंग मैराथन सेंटेंसेस, मतलब इतने लंबे सेंटेंस लिखने का जो इतना एफर्ट है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच ये है कि हम छोटे और लंबे सेंटेंसेस को मिलाकर लिखें। कुछ जगह हम छोटे सेंटेंसेस लिख दें, कुछ जगह हम बड़े सेंटेंसेस लिख दें, ताकि सामने वाले को पढ़ने में आसानी रहे। फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ राइटिंग। हम सेंटेंस लिख कैसे रहे हैं उसके बेस पे भी कोई डिस्टिंग्विश होता है। अगर मैं बोलूं कि रिया गिर गई थी इसलिए सब उस पर आज हंसने लगे, रिया गिर गई थी तो इसलिए उस पर सब हंसने लगे। तो ये सेंटेंस क्या था? सिंपल था, मतलब इजी सेंटेंस था और आपको पहले ही बात पता चल गई कि आज क्या हुआ कि पहले रिया गिर गई थी इसलिए सब उस पर हंसने लगे। तो लूज सेंटेंस क्या होते हैं कि ये इजी होते हैं लिखने के लिए। और देखो हमें पहले ही बात पता चल गई ना कि मेन बात क्या थी, मेन बात क्या थी कि रिया गिर गई, वो तो हमें पहले ही पता चल गई और सब हंसने लगे। फिर आपके कॉलेजेस में भी कोई ऐसे बच्चे होंगे या फिर क्लासरूम्स में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, वो आके क्या बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे आज पता है क्या हुआ, आज तो सारे बच्चे हंसने लग गए, मैं भी बहुत तेज हंस रही थी, पता है क्यों हंस रही थी, पता है रिया के साथ क्या हुआ, रिया ना आज गिर गई थी। अब उसने क्या किया, पहले बहुत लंबी हमें आइडिया दिया कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, हम पे सस्पेंस बनाया कि सब हंसने लगे, पता है क्यों हंसने लगे, मैं हंस रही थी, पता है क्यों हंस रही थी, लास्ट में हमें रीजन दिया क्योंकि रिया गिर गई थी। जबकि इसने सीधा ही बता दिया कि रिया गिर गई थी और सब उस पर बहुत तेज हंसने लगे। बात तो दोनों की सेम थी, इसने बिना वजह का सस्पेंस बनाया, जो मेन बात थी वो एंड पर रखे और इसने क्या किया, स्टार्टिंग में ही बात रख दी। तो देखो लूज सेंटेंसेस क्या होते हैं, suited to simple style of letter writing and are closer to spoken form, जैसे हम बोलते हैं और लिखना भी इनको बहुत सिंपल होता है। अब देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया intervened in the forex market as there were strong rumors about the intense speculative activity caused by the, अब इसका क्या मतलब है, लाइन का मतलब ये है कि जो RBI ने उसने क्या किया, फॉरेक्स मार्केट मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केट होती है उसके अंदर ध्यान दिया, क्योंकि बहुत सारे रूमर अफवाह फैल रही थी कि स्पेकुलेशन मतलब जैसे सट्टाबाजी कुछ हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तहकीकात शुरू कर दी, क्योंकि बहुत रूमर फैल रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सट्टेबाजी का स्पेकुलेशन का रूमर है। अब देखो पीरियोडिक सेंटेंस क्या होएगा, ये डेकोरेशन करते हैं ना, लाइन लंबी लंबी डेकोरस बोलते हैं। और द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, इसमें क्या होता है, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब कि एज देयर आर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट द इंटेंस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। अब देखो इसने कहा जैसे कि बहुत ज्यादा रूमर चल रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग रूमर थे सट्टेबाजी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसको बीच में इंटरवेन करना पड़ा, उसको बीच में दखल अंदाजी करनी पड़ी। तो बात तो मेन ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स मार्केट में दखल अंदाजी करी, बट इसने पहले ही हमें मेन बात बता दी। इसने क्या किया, मेन बात लास्ट में रखी और बाकी सारा सेंटेंस पहले बोल दिया। मेन बात लास्ट में रखकर एक सस्पेंस बनाया और बाकी सेंटेंस पहले ही बोल दिया। तो पीरियोडिक सेंटेंस में हम क्या करेंगे,
जो मेन आइडिया है, जो मेन बात है वो तो लास्ट में रखेंगे सस्पेंस बनाकर, और बाकी की बात आगे जोड़ देंगे। और जो इसमें क्या होगा, मेन बात पहले और बाकी डिटेल्स हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़े कि 4 तरीके से हम बोलते हैं, कमांड देते वक्त, स्टेटमेंट देते वक्त, क्वेश्चन देते वक्त और एक्सक्लेमेशन बनाते वक्त। फिर हमने उसके पार्ट्स पढ़े, फिर अब हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करें देखेंगे, अब ये क्या होगा, ये है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होता है, तो देखो प्रीफिक्सेस मतलब ऐसे वर्ड जो हम एक वर्ड के आगे जोड़ देते हैं ताकि एक कंप्लीट डिफरेंट वर्ड बन सके। अब देखो हैप्पी एक वर्ड है, हैप्पी एक वर्ड है, हमारा रूट वर्ड है हैप्पी। इसके आगे अगर मैं अन लगा दूं तो क्या बन गया, अनहैप्पी। क्या बन गया, अनहैप्पी, मतलब वो इंसान दुखी है। अब मैं इसी हैप्पी वर्ड के पीछे क्या लगा दूं, नेस लगा दिया, तो हमें पता चलेगा खुशियां, खुशहालता, हैप्पीनेस, खुशियां की बात हो रही है। तो देखो अनहैप्पी, अब देखो मेन वर्ड तो हैप्पी था, हैप्पी के आगे भी कुछ लग सकता है और हो सकता है हैप्पी के पीछे कुछ लगाकर हम डिफरेंट वर्ड बना दे। तो अफिक्स क्या होता है, अफिक्स वो वाले वर्ड हैं जो हमारा जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड है, जैसे हैप्पी मेन वर्ड है, इसके आगे भी लग सकते हैं और पीछे भी लग सकते हैं। हैप्पी के आगे भी कुछ लग सकता है और हैप्पी के पीछे भी कुछ लग सकता है। तो देखो जब कोई वर्ड आगे लगता है, रूट वर्ड के कोई वर्ड आगे लगता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जब पीछे लगता है तो उसे हम बोलते हैं सफिक्स, तब उसे हम बोलते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं, प्रीफिक्स मतलब ऐसे वर्ड जो हमारा रूट वर्ड है उसके आगे में लगते हैं। हमारे रूट वर्ड के आगे जो वर्ड्स लग जाते हैं, हैप्पी हो सकता है, अब देखो चॉइस हो सकता है, मार्केट हो सकता है, लीगल हो सकता है, इनके आगे कुछ लगा और एक डिफरेंट वर्ड बन गया, तो जो चीज आगे लगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स भी काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सपोर्टिव प्रीफिक्स। सपोर्टिव प्रीफिक्स क्या हुआ, अब देखो अनहैप्पी लगा दिया था तो मीनिंग डिफरेंट हो गया था। हर बार डिफरेंट मीनिंग मतलब अपोजिट मीनिंग होना ही जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम उस चीज को और सपोर्ट के लिए, उस चीज को और ज्यादा दिखाने के लिए हम कहते हैं ना, मैं तो इस गेम में प्रो हूँ, मतलब मैं गेमर तो हूँ पर मैं प्रो गेमर हूँ, मतलब और भी ज्यादा मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं सब प्रो वर्ड ने क्या किया, गेमर वर्ड को सपोर्ट कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा गेमर है। तो देखो प्रीफिक्स मतलब प्रो क्या करता है, इन फेवर ऑफ या सपोर्ट। प्रो वर्ड से ऐसे प्रो गेमर के आगे प्रो लग गया तो ये नहीं हुआ कि मैं गेमर गंदी हूँ या फिर मीनिंग बदल गया या मैं गेमर ही नहीं हूँ, प्रो गेमर हो गया कि एक अच्छे लेवल की गेमर हूँ। तो देखो ऐसे ही चॉइस है, इसके आगे हम लगा दें प्रो चॉइस। प्रो चॉइस क्या हो गया वर्ड, प्रो चॉइस मतलब कि जैसे कुछ पॉलिसीज चॉइसेस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, तो वो पॉलिसीज कैसी होती है, प्रो चॉइस पॉलिसी। अब बच्चा कई बार कहते हैं ना मदर की इच्छा है कि बच्चा कैसे पालना है, तो वो उसकी प्रो चॉइस है। ठीक है, अब प्रो मार्केट जो अगर हम कहते हैं हमारी जो कंडीशन है मार्केट से रिलेट है, मार्केट में जो सिचुएशन चल रही होगी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है तो ये कैसा हो गया, प्रो मार्केट बेसिस हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रो लाइफ, मतलब जैसे अगर ऐसे बोला जाए कि अबॉर्शन को कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अबॉर्शन को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो प्रो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मतलब जियो और जीने दो, अबॉर्शन ना कराओ, जियो और जीने दो, तो वो क्या हो गया, प्रो लाइफ हो गया। तो देखो प्रो चॉइस भी हो सकता है, प्रो मार्केट एंड प्रो लाइफ, तो मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाला, तो क्या हो गया, प्रो लाइफ। मार्केट को ध्यान में रख के करने वाला, प्रो मार्केट। चॉइसेस का ध्यान रखने वाला, प्रो चॉइसेस, तो ये क्या हो गया, इन फेवर ऑफ हो गया। फिर है अपोजिट। अब कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं जो किसी वर्ड के आगे लग जाएं तो उसका मीनिंग अपोजिट कर देते हैं, उसका मीनिंग अपोजिट कर देते हैं। अब क्लॉकवाइज के आगे अगर हम एंटी लगा दें, क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, बट अगर हमने अपना एक प्रीफिक्स एंटी लगा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ऐसे, मतलब ऑपोजिट हो गया। तो रूट वर्ड के अगर जब ये आगे एंटी लगता है या कॉन्ट्रा लगता है या काउंटर लगता है तो ये क्या करते हैं, उसका मीनिंग ही बदल देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए,
जैसे हमें बैक्टीरिया हो जाता है तो एंटी बैक्टीरियल दवाई दी जाती है कि बैक्टीरिया को अपोजिट कर दे, बैक्टीरिया को कैंसिल कर दे। तो एंटीबॉडी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी क्लॉकवाइज। जलन होती है तो इन्फ्लामेशन बोलते हैं, तो दवाई कौन सी आती है, इंट्राफ्लेमेटरी। फिर काउंटर फ्लो, काउंट्रा एक्टिव, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिस्टिक्शन। फिर काउंटर कल्चर, काउंटर मेजर, काउंटर प्रोडक्टिव। अब देखो कल्चर को आगे लग गया काउंटर कल्चर, मतलब कल्चर के अपोज करने लग गए। फिर काउंटर मेजर, हमने साइबर अटैक से बचने के लिए ये पॉलिसी लगाई एज अ काउंटर मेजर, मतलब एक ध्यान रखने के लिए कि साइबर अटैक हो रहे थे, उसको उससे बचने के लिए काउंटर मेजर के लिए क्या किया, एक पॉलिसी बना दी। तो ऐसे ही देखो वर्ड था इन्फ्लामेटरी, बायोटिक, इनके आगे एंटी लग गया तो अपोजिट मीनिंग हो गया ना, कि बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरिया उसको बैक्टीरिया को कैंसिल कर देगा, बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो देखो प्रीफिक्स एंटी, कॉन्ट्रा, काउंटर क्या करते हैं, अपोजिंग प्रीफिक्स ये जब लग जाते हैं तो वर्ड का मीनिंग अपोजिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव। जैसे कि हैप्पी का अनहैप्पी, लीगल का इलीगल, तो इल लग गया, ए लग गया, एना लग गया, डिस लग गया, अप्रूवल का डिसअप्रूवल, अप्रूवल का डिसअप्रूवल, तो क्या हो गया, नेगेटिव कर देते हैं चीज को। मोरल, वो बंदे में बहुत मोरल्स है, ए मोरल। हिस्टोरिकल, ए हिस्टोरिकल। फिर थीस्ट, अथीस्ट, मतलब भगवान को ना मानने वाला। सिमिट्री में है कोई चीज, एसिमिट्री में है। फिर देखो लॉयल का अपोजिट डिसलॉयल, लॉयल का नेगेटिव डिसलॉयल, एबल का नेगेटिव डिसेबल, आर्म का डिसआर्म, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। फिर बैलेंस का इम्बैलेंस। नेक्स्ट लीगल का इलीगल, कंप्लीट का इनकम्प्लीट। तो देखो नेगेटिव बन गया, ए लग गया, एना लग गया, डिस लग गया, इन्होंने क्या किया, वर्ड को नेगेटिव कर दिया। अब है रिवर्सेटिव प्रीफिक्स, मतलब इससे तो पता ही चल रहा है रिवर्स कर देगा चीज को। जैसे देखो सिलेक्ट का आ गया डी सिलेक्ट, अगर मैंने कोई चीज सिलेक्ट कर दी, अब मैं बोलूँ इसको डी सिलेक्ट करो, जैसे अनसिलेक्ट हो गया, तो ये देखो उल्टा हो गया ना, रिवर्स में करो कि तुमने सिलेक्ट क्योंकि इसको डी सिलेक्ट करो, मतलब चीज को रिवर्स कर दो। अब देखो हमने हमारे घर में कई बार डी ह्यूमिडिफायर लगे होते हैं, तो क्या होता है ह्यूमिडिटी बहुत लग जाती है, तो वो अप्लायंस लगा देते हैं ताकि ह्यूमिडिटी चली जाए, तो वो क्या होगा, उस चीज को ह्यूमिडिटी को खत्म कर देगा, रिवर्स कर देगा। फिर इनवाइट का डिसइनवाइट, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, अब डिसइनवाइट का हो गया, मैं तुम्हारा इनविटेशन वापस ले रही हूँ, तुम्हें इनवाइट नहीं करती। जूते टाई करते हैं, लेसिस टाई करते हैं, अनटाई मतलब उसको खोल रहे हैं, लॉक करना उसका रिवर्स अनलॉक, लॉक का रिवर्स अनलॉक। ठीक है, तो देखो नेगेटिव में मतलब जैसे नो विदाउट अपोजिट हो गया, ये अपोजिंग एंटी कॉन्ट्रा लग के अगेंस्ट है, अपोजिंग ये रिवर्स हो गया। फिर सेकंड है पेजोरेटिव, पेजोरेटिव मतलब किसी भी चीज को डिसअप्रूवल दिखाना या फिर बैड दिखाना। कैलकुलेट, सही कैलकुलेट क्या होगा, मिस कैलकुलेट, मिस प्रेजेंट, मिस अप्लाई, मिस अलाइन, मिस बिलीफ, तो ये सब क्या हो गया, मिस लग के वर्ड क्या रॉन्ग या बैडली या इनकरेक्ट कर दिया कि कैलकुलेशन गलत है, मिस कैलकुलेट कर दिया। गवर्न जो तुमने इस चीज पे रूल्स लगाए थे वो गलत है, तो मिस गवर्न हो गया। स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल हो गया, तो ये क्या होंगे, पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस। अब प्लेस प्रीफिक्सेस क्या होता है, जैसे हम लगा दें प्लेस प्रीफिक्सेस, देखो करिकुलर मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा, हम कोचिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या करता है, एक्स्ट्रा वर्ड उस चीज में बताता है कि पढ़ाई से अलग, पढ़ाई से हटकर हमारे साथ क्या इंक्लूड किया जा रहा है। तो बियॉन्ड स्टडीज क्या हो रहा है कि ये डांस सिंगिंग का फंक्शन हो रहा है। तो प्लेस प्रीफिक्सेस क्या बताते हैं, डायरेक्शन, प्लेस या लोकेशन। अब देखो चैम्बर है, कोई चैम्बर है, जैसे होता है ना ऑफिस चैम्बर, एडवोकेट का चैम्बर होता है, उसके एंटी चैम्बर, अगर मैं कहूँ एंटी चैम्बर आ जाओ, मतलब चैम्बर के आगे भी एक छोटा सा एरिया है, चैम्बर से पहले एक छोटा सा एरिया है और आप लोगों को उधर आना है। एंटी रूम मतलब रूम से पहले भी कोई एरिया है, आप लोगों को उधर आना है। फिर है सरकम, अब देखो सरकम का मतलब क्या होता है, अराउंड, जैसे कि सरकमवेंट, सरकम नेविगेट, मतलब मान लो एक शिप एक आइलैंड के अराउंड घूम रही है, तो क्या करिए, आइलैंड के अराउंड सरकम नेविगेट कर रही है। सरकम लूनर मतलब जब अर्थ के या फिर मून के अराउंड घूम रही है कोई चीज, तो मून के अराउंड घूम रही है, तो स्पेसशिप सरकम लूनर कर रही है, मून के अराउंड घूम रही है। एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब करिकुलर, पढ़ाई से हटकर, पढ़ाई से एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सेंसरी जैसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। अब देखो इन डोर्स में है, हम कहते हैं ना इंडोर। अब आउटडोर्स मतलब बाहर, इंडोर्स मतलब अंदर, इनसाइड कमरे के अंदर है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोसेप्ट, इंट्रोडेप्ट, ठीक है। फिर प्री मतलब पहले ही अरेंज कर दिया, पहले प्रीफेस, प्रीक्योशन पहले ही ध्यान रखना, प्री फैब्रिकेशन, प्रीएम्बल। अब टाइम प्रीफिक्स क्या हो गया, ये एक्स वाइफ है, ये मेरी एक्स वाइफ है, मतलब पहले वाइफ थी और अब वाइफ नहीं रही, ये मेरी एक्स वाइफ है। ये मेरी बिफोर नून, अगर हम कहते हैं फॉर नून मतलब आफ्टरनून से पहले। फोरकास्ट में पहले ही बता सकता हूँ, फोर टेल मैं पहले ही टेल कर सकता हूँ। फिर वॉर, पोस्ट वॉर मतलब हमें समझ आ गया वॉर के बाद। पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के बाद। री मतलब अगेन, रीप्रिंट, री अप्लाई। फिर है नंबर प्रीफिक्सेस, जैसे कि यूनिलेटरल, यूनिसाइकल, यूनिटी, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, यूनिटी एकता, यूनिसाइकल एक पहिए वाली साइकिल, बाईसाइकिल दो वाली, बाइलेटरल दो, बाइलैंग्वेज मतलब दो लैंग्वेज बोलने वाला। फिर डाइऑक्साइड हमें पता है। फिर टेट्रा मतलब 3 आ गया, टेट्रा मीटर 3 आ गया, हेक्सापोड 6 आ गया, हेक्साग्राम 6 वाला आ गया। फिर देखो हेमिस्फेयर, सेमीकंडक्टर मतलब हाफ वाला, हाफ वाला। अब देखो मेगाबाइट, बाइट का ज्यादा बड़ी यूनिट क्या होती है, मेगाबाइट होती है। तो ये क्या हो गया, अब ये नंबर से रिलेटेड, बाई से पता चल गया 2 है, ट्राई से पता चल गया 3 है, हेक्सा से पता चल गया 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव मतलब फ्रोस्ट का उल्टा, फ्रोस्ट को हटा देना। हम कहते हैं ना फ्रीजर में जम बर्फ जम गई, अब उसको डीफ्रोस्ट कर दो। वायरस घुस गया, बग्स घुस गए तो डीबग कर दो। हथियार है, डिसआर्म कर दो। इल्यूजन में है, डिसइल्यूजन कर दो। लीड है, अनलीडेड कर दो। मार्क किया हुआ है, अनमार्क कर दो, मतलब हटा दो। कैप है तो अनकैप कर दो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो सेंटेंसेस थे उनके ये कुछ मीनिंग्स हैं। आप चाहो तो इसको फोटो ले लो। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो इससे पढ़ के अपने एक सेंटेंस क्लियर कर सकता है। इसमें मैंने सेंटेंस भी रखे हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी रखे हैं ताकि आप लोग इजली उस चीज को समझ सकें। जैसे सरकम नेविगेट, हमने सरकम लूनर, द स्पेसक्राफ्ट एंटर्ड अ सरकम लूनर ऑर्बिट, ऐसे बातें की थी। अब जो साइज था मेगा, हमें पता है मेगा स्टार बहुत बड़ा स्टार है, मेगावाट वाट की यूनिट है, मेगाफोन बड़ा स्पीकर है, मेगालिथ बहुत बड़ा स्टोन है, मिनी बस छोटी बस है, मिनी सीरीज छोटी वेब सीरीज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम रखेंगे, इसके बाद हम करेंगे सफिक्स, इसके बाद हम करेंगे कुछ थोड़े से सफिक्स। सफिक्स बहुत छोटे से हैं, उनको अगर मैं लिखकर आपको समझाऊं। तो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, जब वर्ड के लास्ट में कुछ लगता है, जब वर्ड के लास्ट में हम कुछ लगा के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें वर्ड्स को बोला जाता है सफिक्स। ठीक है। सफिक्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, नाउन सफिक्स, फिर वर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स और एडवर्ब सफिक्स हो सकते हैं। इस टाइप के सफिक्स हो सकते हैं। क्या क्या होंगे वो, जैसे कि आप देखो यूजफुलनेस, यूजफुल वर्ड के आगे क्या लग गया, नेस लग गया। स्कॉलरशिप, स्कॉलर होता है वर्ड की, हाँ बहुत होशियार है, स्कॉलरशिप लग गया। केयरलेस नेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिटीजन किसी चीज का नाम हो गया, तो क्या लग गया, शिप, सिटीजन शिप। तो ठीक है। अब देखो वर्ब में क्या हो गया, ब्यूटी एक वर्ड होता है, हमने लिख दिया ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई किसी चीज को और अच्छा कर देना।
प्यूरीफाई, किसी चीज को और प्योर कर देना। ग्रेटिफाई, इलेक्ट्रीफाई। तो ऐसे करके क्या किया, वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड्स लगा दिए। यूजफुल एक नाउन था, यूजफुलनेस, स्कॉलरशिप, केयरलेसनेस, सिटीजनशिप। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, ब्यूटीफाई, फाई, ग्रेटिफाई, इलेक्ट्रीफाई। एडजेक्टिव में देखिए टाइडल, टाइड जैसे वो लहरें आती हैं तो ये टाइडल एरिया है। एक्सीडेंटल, कैसा काम हो गया, एक्सीडेंटल काम हो गया। म्यूजिकल, ठीक है। अब एडवर्ब में देखिए कैंडिडली, ये फोटो हम कहते हैं ना कैंडिडली खिंचवा ली है, तो मैंने कैंडिडली, मेरे को पता ही नहीं था, सरप्राइजिंगली। तो देखो हमने क्या किया, नाउन के आगे कुछ पीछे कुछ लगा दिया, इसके पीछे कुछ लगा दिया। एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंटल कर दिया, म्यूजिक म्यूजिकल, टाइड टाइडल, एक्सीडेंटल। कैंडिड होता है कैंडिडली, सरप्राइजिंगली। तो ये हमने क्या बना दिए, सफिक्स, रूट वर्ड के पीछे में कुछ लगाकर हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंट वर्ड बना दिया। आई होप अभी तक हमने जो पढ़ा आपको इजीली समझ आ गया होगा। कल की क्लास में करेंगे हम इसके आगे, आपको जितना समझ आ रहा है, और अगर कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाय बाय।